हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी को बाजार के लाइफ टाइम बंद होने पर, लाइफ यानी कि लाइफ टाइम हाई बंद होने पर जो है कॉन्ग्रेचुलेशन। शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टर्स झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए पाए गए। और तेजी के इस माहौल में इन्वेस्टर्स इतना झूम रहे हैं, इतना झूम रहे हैं कि उन्होंने कभी ये खुशी जो है देखी नहीं। आज बाजार ने ना केवल लाइफ टाइम हाई टच किए बल्कि लाइफ टाइम क्लोजिंग भी दी। लेकिन जो भी बातें मैंने अभी आपको बोली, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टर अभी भी अपने स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के साथ बना हुआ है और वो देख रहा है कि जब इंडेक्स 16,000 से नीचे था तब उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू ज़्यादा थी और 16,000 आने के बाद कम है। क्योंकि मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं वो ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ब्रॉडर मार्केट में अभी भी वैल्यू वो नहीं आई है जो 16,000 से नीचे वाले इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज़ थी। आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी, मानते हैं नहीं मानते? हाँ सर, मानते तो हैं। तो बाजार अपनी नई ऊंचाइयों पर बंद हुआ। इसी तरीके से हमारे अल्फ़ा एम्बस भी जो है, ये सच है कि झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और मुझे भी जो है खुशी का मौका मिल रहा है। और रीज़न आपके सामने है कि हमारी कंसोलिडेटेड वैल्यू मेग मनी ऑर्गेनिक्स की आज अपने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग वैल्यू पर क्लोज हुई। यानी कि जो मेग मनी के शेयर्स हमारे पास थे और उसके बाद मेग मनी ऑर्गेनिक्स के साथ साथ मेग मनी फाइन कैम के जो शेयर्स थे, उनको देखते हुए आज लिस्टिंग के बाद लगातार फाइन कैम का शेयर सर्किट पे बंद हुआ। हालांकि मेग मनी ऑर्गेनिक्स ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है देखी थी कल के सेशन में, और उसमें से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमारी भी थी। तो इस तरीके से आज हालांकि संभलता हुआ नज़र आया और हमारी कंसोलिडेटेड वैल्यू उसके अंदर काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो है फाइन कैम और मेग मनी ऑर्गेनिक्स की, और फाइन कैम का शेयर आज 545 रुपये के आसपास जो है 545 के पास जो है करीब बंद हुआ और 111-112 के करीब जो है मेग मनी ऑर्गेनिक्स की क्लोजिंग हुई। इसी के साथ साथ अभी भी बहुत सारे मौके हमें नज़र आ रहे हैं बाज़ार के अंदर। इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी अगर आप मिड कैप फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे तो वहाँ पर मुझे ज़बरदस्त वैल्यू नज़र आती है और वो शायद वैल्यू अनलॉक आपको होती हुई नज़र आएगी अगले 6 से 8 महीने के दौरान। तो वहीं पर हमारा अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है। तो जिस तरीके से स्पेशलिटी केमिकल पे फोकस होता था, उसी तरीके से अभी मेरा पर्सनली जो फोकस है अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर उसमें कंसोलिडेशन पूरा होगा और एक अच्छा रनअप हम अगले 1 या 2 साल के अंदर देख सकते हैं। और मिड कैप फार्मा के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू इसलिए हमें नज़र आ रही है क्योंकि जो कैश फ्लो उन्होंने जनरेट किया है उस एंगल से। तो बाज़ार के लाइफ टाइम हाई पे जो मेरे व्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे शेयर्स हैं जो स्पेशलिटी केमिकल में, बेसिक केमिकल में, पॉलीमर्स बिजनेस में, या एक्रेसिल जैसे शेयर्स, इंडिया मार्ट जैसे शेयर्स, सीडीएसएल जैसे शेयर्स, बीएससी जैसे शेयर्स, वहाँ पर अच्छे प्रॉफिट जो है पोर्टफोलियो में अभी भी हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों के पास अभी भी वो पोर्टफोलियो में है। और इसके अलावा हम ये तो भूल ही नहीं सकते कि बालाजी एमाइंस जो है सुपरस्टार शेयर अभी भी जो है करीबन 7-8 गुना कीमत के ऊपर बाज़ार में ट्रेड कर रहा है। तो जो हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा जो जर्नी है वो बेहतरीन चल रही है और शेयर बाज़ार के अंदर शायद इतने प्रॉफिट पास्ट में नहीं बने जितने कि इस पूरे के पूरे साल के दौरान जो है देखने के लिए मिले। तो पिछले साल की वीकनेस के बाद पोर्टफोलियो के अंदर दमदार तेज़ी अभी सभी लोगों के पोर्टफोलियो में होगी, लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ी क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में मेग मनी का कंपोनेंट ज़्यादा है तो इसलिए हमारे को स्मॉल मिड कैप की जो है गिरावट का असर जो है ज़्यादा लगा नहीं, या पुल बैक का भी, क्योंकि हमारा शेयर उस समय डी लिस्ट था और डी लिस्टिंग के बाद जब री लिस्टिंग हुई तो जो भी हमारे मेग मनी के जो व्यूअर्स हैं वो भी सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेग मनी के ऑर्गेनिक्स में देखिएगा अब फ्री फ्लो शेयर हो चुका है ये, यानी कि जिसके पास भी है सब भैया प्रॉफिट में, लॉस में कोई हो नहीं सकता जिन्होंने भी लिस्टिंग से पहले लिया है। तो अब अपनी समझदारी से उसको प्ले करते रहिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्टोरी अभी बहुत है, जर्नी है स्टॉक मार्केट के अंदर
और मेग मनी ऑर्निक्स में भी अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, सर प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर ली, कि उसका जवाब मैंने जो है कल आपको एक स्पेशल वीडियो में दिया था, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन आज जो कुल मिलाकर हुआ वो एक तो जो है तसल्ली वाला ये था कि आज लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए, और अब जो हम एक्सपायरी के बाद एक वीकनेस देख रहे थे वो शायद अब छटती हुई नज़र आएगी। और मैं पूरे महीने का जो आउटलुक है वो आपके साथ पेश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के अंदर जो 10, 11, 12 तारीख तक का जो माहौल है वो जनरली पॉजिटिव या कंसोलिडेशन की तरफ होगा। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर बाजार एक बार 17,000 की तरफ भी जो है हुंकार भरने की कोशिश करे, और वो हुंकार 17,000 के पास हो सकती है कि जाए 17,000, 17,100 के आसपास भी जा सकती है, क्योंकि बियर्स बाजार से बिल्कुल नदारत है। लेकिन ये जो बुल्स ही हैं ये, पर मुझे लगता है कि 12 या 11 तारीख के आसपास से लेके 15, 16 तारीख के या 17 तारीख तक जो है बाजार में एक अच्छा कंसोलिडेशन चल सकता है। और सितंबर के महीने में एक्सपायरी एक ज़्यादा है, नॉर्मली जो 4 या 5 एक्सपायरी होती है तो एक एक्सपायरी ज़्यादा है। उन सब के मद्देनज़र रखते हुए हमें लगता है कि 20-21 तारीख के बाद जो है एक प्रॉफिट बुकिंग जो है सितंबर के महीने में होगी। और शायद जहां से हमने शुरुआत की है आज जिन लेवल्स पर बाजार खड़ा हुआ है, शायद हम इसके नीचे महीने के बाद हम क्लोजिंग देते हुए नजर आए। तो पहले एक पॉजिटिव आउटलुक, फिर देखिएगा बड़े प्लेयर्स पहले बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, अपना जो है माल हमारे को थमाएंगे, फिर वो ऑप्शंस के ट्रेड करेंगे, और फिर एक्सपायरी के ऊपर मुझे लगता है कि एक वीकनेस आ सकती है। उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस मैंने आपको बताया भी हुआ पहले, कि पहले देखिएगा जो फ्लो है वो चलता रहेगा, और फ्लो के बीच में वो लोग अपनी मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। और मंदी की पोजीशंस बनाने का रीज़न ये है कि जिस तरीके से, हालांकि आज जो है फेडरल रिजर्व ने खुश कर दिया है बाजार को कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर स्टेटस को है, लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि लास्ट जो क्वार्टर है अमेरिका के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक, वहाँ पर जो है वो जो है कुछ ना कुछ लिक्विडिटी कम कर सकते हैं। तो उसके मद्देनज़र, और फिर सबसे खास बात ये है कि अक्टूबर में हमारे रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट से मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है इस बार, क्योंकि जो भी पेंटअप इफेक्ट था सेकंड वेव का वो भी जो है हमें ऐसा इम्प्रेसिव नहीं लग रहा। और उसके अलावा पहले भी जो है पिछले साल का जो बेस है वो बड़ा हाई है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में हमने बम्प रिटर्न्स दी थी, क्योंकि पेंटअप डिमांड आई थी हमारे पास, तो वो शायद इस बार मिसिंग है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो सेकेंड हाफ है सितंबर का उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, और अभी तेज़ी के मूड के साथ जो है बाजार चलता हुआ नज़र आएगा। वोलेटाइल रहेगा, लेकिन लास्ट जो महीने का जो लास्ट हफ्ता होगा, स्पेशली मिड के बाद एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आएगी और शायद नीचे की तरफ बाजार को लेके आ सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल 10-12 दिनों के लिए, क्योंकि अब जिस तरीके से आज बाजार में क्लोजिंग दी है, तो बुल्स देखिएगा आप जो है बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि बियर्स उनको नज़र नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से आज तेज़ी बनी है, हालांकि ऑप्शंस हैं, वोलेटाइल रहेंगे बाजार, लेकिन अब बुल्स शायद 17,000 की तरफ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा रिलायंस में भी इसको बाकी है, रिलायंस को बढ़ाया जा सकता है। उसी तरीके से जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें बढ़ावत तो हो सकती है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा कंफर्ट नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा बैंकिंग को वो बेशक से साइड लाइन भी रखें, लेकिन अपने जो फेवरेट स्टॉक्स उनके पहले चलते आ रहे हैं उनको अभी आगे लीड कर सकते हैं। और लीड करने के बाद जो है 15 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख की कुछ भी तारीख हो सकती है, यानी कि मिड ऑफ सितंबर के आसपास से तो देखिए कि बाजार का जो है ट्रेंड रिवर्स होने की संभावना मुझे काफ़ी ज़्यादा लगती है। और हालांकि देखिएगा अभी तो तेज़ी शायद 17,100 तक भी अटेम्प्ट की जा सकती है, जिस तरीके से आज जो है फ्लो देखे गए, और जिस तरीके से आज सुबह बाजार को नीचे लेके जाया गया थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, और उसके बाद फिर देखिएगा जो बाउंस आया दिन भर एक बिल्डअप होता रहा। और इसके अलावा सबसे खास बात ये देखने के लिए मिली कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो तेज़ी वापस चली गई थी वो दोबारा से थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच में मुझे फार्मा स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा बिल्डअप पहले दिन से ही नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस महीने की एक्सपायरी के लिए शायद फार्मा काफ़ी फेवरेट हो सकता है। और फार्मा पहले भी पिछले 2-3 क्वार्टर में दो सीजन के अंदर 2 एफएनओ की एक्सपायरी में काफ़ी बीट एंड डाउन है, तो एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है। दूसरा कि ये नहीं है कि केवल वो मार्जिन पे प्रेशर लगातार रहेंगे, तो जो मार्जिन प्रेशर्स की जो खबरें हैं वो पिछले क्वार्टर में डिस्काउंट हो चुकी हैं, तो फर्दर जो है डिटोरिएट होने की चांसेस नहीं है। तो कहीं पर भी कुछ भी फार्मा में पॉजिटिव आता है तो वो एक जो है
हमें लगता है कि एक जंप दे सकता है। तो मेरा भी जो 6 से 8 महीने का जो आउटलुक है वो यही है फार्मा के अंदर, कि आप इसमें एकुमुलेशन कर सकते हैं और फिर जो नेक्स्ट ईयर होगा हमारा उसमें शायद आप फार्मा की एक ऐसी रैली देखेंगे जो पास्ट में बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिली होगी। तो फार्मा में मेरा आउटलुक इस साल में कंसोलिडेशन का और नेक्स्ट ईयर में बम्पर रिटर्न्स देने का है। तो क्योंकि बहुत सारे फार्मा शेयर्स हैं जो अभी 10 के आसपास की पी रेशियो में चल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो री रेटिंग होगी और वो फार्मा स्टॉक्स 20, 25 या 30 की पी पर भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो है ओपनिंग रिमार्क्स। अब चलते हैं बाजार की बाकी खबरों पर। तो अब सबसे पहले देखिएगा कि निफ्टी क्लोज हुआ 16705 के ऊपर। तो ये 16705 के ऊपर जब क्लोजिंग हुई तो ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है, यानी कि 16,722.05 ये आज हाई लगाए। और बाजार के अंदर के आज जो लो है वो देखेंगे तो 16565.6 के हैं। तो ये सुबह ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान में जो ब्लास्ट हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो उसकी खबर का असर होगा, या डाउ जोन्स ने जिस तरीके से क्लोजिंग दी थी उसका असर होगा। लेकिन बाजार शाम होते होते बहुत अच्छे से रीबाउंड होते हुए नजर आए और कैंडल आपको मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा समय बिता सकती है। 17,000 अटैम्प्ट करने के लिए जाए बाजार, उससे पहले थोड़ा सा समय बिता सकती है। इस बात की संभावना भी है कि मान लीजिएगा कि सोमवार को जब बाजार खुले तो 16,800, 16,820, 16,850 यहाँ तक बाजार जाए और फिर वो स्लिप होते हुए शाम को 12,750 या यहीं पे जहाँ पे आज बाजार हुआ है इसके ऊपर 10-20 पॉइंट जो है क्लोज हो। तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। नई चीज़ें दिखाई जा रही है, नया बाजार के अंदर एक अनचार्टेड टेरिटरी में काम करेगा। तो अनचार्टेड टेरिटरी में सबसे खास बात ये होती है कि बियर्स नदारत होते हैं और बुल्स जो है पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। आज देखिएगा जहाँ पर तेज़ी आई उसमें मैंने आपको जो है करीबन 15 दिन पहले बोला था कि बाजार को अगर ऊपर रखना है तो आपको TCS को लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फोसिस बहुत ज़्यादा चल चुका था और दमदार कंपनी TCS है, इसमें कोई डाउट नहीं है। TCS बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो का मेन शेयर्स तो है ही, लेकिन जितने भी म्यूचुअल फंड्स आप देखेंगे लार्ज कैप में देखिएगा और या मल्टी कैप में देखिएगा, उन सभी के अंदर TCS की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो TCS अब शायद जो मैं आपको 17,000 की बात कर रहा हूँ तो उसमें शायद TCS एक अहम भूमिका निभा सकता है। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भी मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव आउटलुक निकल कर आएगा। और क्रूड ऑयल के प्राइस भी सॉफ्ट हो रहे हैं तो हो सकता है ऑटो से भी सरप्राइज हो। लेकिन ऑटो में पता नहीं है कि कौन सा बिजनेस चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। ई व्हीकल्स और हमारे डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स के बीच में जो ट्रेडिशनल हमारा फ्यूल्स है और उसके बाद अब अगर आप ई व्हीकल्स की बात करें तो उसके बीच में जो जद्दोजहद होगी उसमें कौन सी कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पाएगी। इस वजह से बाजार थोड़ा सा जो है खुल के जो है इनमें बाइंग नहीं कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर L&T अब देखिएगा बहुत समय के बाद आपको मैं ये बोलूँगा कि शायद अगर ये ब्रेकआउट करता है, अगर किसी भी तरीके से L&T 1,700 रुपये पार कर देता तो फिर शायद 2,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो बहुत समय के कंसोलिडेशन L&T में हुआ है। बजाज फिनसर देखिएगा हर रोज़ नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है। SBI लाइफ जो है 5 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, HDFC लिमिटेड 5.81 का। बहुत सारे जो लोग हैं हमसे सवाल पूछते हैं सर ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ में आप पहले तो काफ़ी बुलिश रहते थे, अभी क्यों बुलिश नहीं रहते। तो देखिएगा मैं आपको इसका एक रीज़न बताता हूँ बड़ा। देखिएगा सबसे पहली बात तो क्या कि सेटबैक बहुत लगा। बहुत सारे लोगों को DHFL के फेल होने से बहुत लोगों के पैसे डूब गए और इवन राकेश झुंझुनवाला जैसे जो लोग हैं उनके पैसे भी जो है DHFL के अंदर लगे। हालांकि उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में शिफ्ट कर ली, लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं और ये नहीं कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, बहुत सारे FIIs का पैसा भी जो है DHFL में बर्बाद हुआ। क्योंकि मुझे याद है कि जब DHFL टूटा था 600 रुपये से 650 रुपये से, तो उसके अगले दिन बहुत सारे जो PE फंड्स हैं, जो इक्विटीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की थी और वो प्राइस उस दिन के बाद नज़र ही नहीं आए। तो ये आपको एक इंडिकेशन बता रहा हूँ कि लॉस तो बहुत लोगों को हुआ। तो हालांकि ये अकेला रीज़न नहीं है, इसके अलावा एक और दूसरा रीज़न है कि देखिएगा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, अगर आपको लोन या डिपॉजिट्स मिल रहे हैं 4% पे, 3.5% पे, आपको हाउसिंग लोन देना पड़ रहा है 6.5% पे, 6.25% पे, तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पहले जितने बेहतरीन नहीं रहे। दूसरा एक और रीज़न है कि जो IT प्लेटफॉर्म के थ्रू हाउसिंग लोन कंपनीज काम कर रही हैं वो भी जो है एक चैलेंज दे रही। तो तीनों आप चीज़ों का कम्बिनेशन देखेंगे
तो फिर भी इस पूरे सेगमेंट में HDFC लिमिटेड अच्छा क्यों कर रहा है सर? HDFC लिमिटेड अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि HDFC लिमिटेड खाली हाउसिंग फाइनेंस के एंगल से मत देखिएगा, उसके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ हैं, जो सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स कंपनीज़ हैं, उनकी काफ़ी अच्छी परचेंस है, तो वहाँ से एक वैल्यू अनलॉक कर सकता है कभी भी HDFC लिमिटेड, वो भी एक पॉजिटिव आउटकम है। तो शेयर बाजार के अंदर जब बाकी शेयर्स चल रहे हैं तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, या एसोसिएट्स हैं जो लिस्टेड या अनलिस्टेड स्पेस में, उनको कभी भी वैल्यू अनलॉक किया जा सकता है। तो इसलिए HDFC लिमिटेड के अंदर एक अच्छी वैल्यू जो है रहती है। इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस, नेस्ले और महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ऑटोमोबाइल्स वाली कंपनी, मैंने बैंक बोल दिया गलती से, तो इनके अंदर वीकनेस थी। यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा बहुत समय के बाद इंप्रूव होती जा रही है। कल भी ठीक थी, थोड़ी सी हालांकि वीक हो गई थी, लेकिन परसों बहुत मजबूत थी और आज फिर ठीक हो गई है। तो 2-3 दिन अगर एडवांस डिक्लाइन इस तरीके से रही तो आप जिस तरीके की वो नई उछाल वाली जो शेयर्स देखते थे 10-10, 12-12, 15% चलने वाले, वो शायद आपको फिर दोबारा से दिखते हुए नजर आएंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट जो देखिएगा 3.54, और 2-3 दिन पहले किसी व्यूअर ने भी सवाल पूछा था तो मैंने यही बोला था कि अल्ट्राटेक सीमेंट या हिडेलबर्ग सीमेंट, लार्ज कैप में जाना है तो अल्ट्राटेक सीमेंट, छोटी कंपनी में जाना है मिड साइज़ में तो हिडेलबर्ग सीमेंट, दोनों मुझे जो है पसंद है। तो आज अल्ट्राटेक काफ़ी अच्छा करती हुई नजर आई। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ, L&T, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल देखिएगा 600 रुपये से ऊपर इसका दम फूलने लगता है और आप फिर देखिएगा 605 पे गया, दम फूलते हुए 595 पे बंद हो गया। UPL, डीवीज लैब, TCS मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की, श्री सीमेंट और सिप्ला और हीरो मोटोकॉर्प, ये सब तेजी में थे, मंदी में तो थे नहीं आज कुछ ज़्यादा। इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, और देखिएगा अभी FMCG को पकड़ रहे थे। जब FNO की एक्सपायरी होनी थी तो देखिएगा जो शेयर्स चल चुके थे तो उनमें उनके अलावा जो FMCG को जो है रोक रहे थे जो है बुल्स, तो वहाँ पर टाटा कंज्यूमर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हालांकि आज थोड़ी सी वीकनेस आ गई। उसी तरीके से देखिएगा आप नेस्ले ने भी आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली थोड़ी। तो इस तरीके से ये जो शेयर्स जो चल रहे थे बाजार को रोक रहे थे आज वो सांस लेते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक देखिएगा फेडरल रिजर्व की खबर से डरता हुआ नजर आया, तो हो सकता है कि फेडरल रिजर्व ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो जो है एक तरीके से मोहर लगा दी कि भी नहीं बढ़ने वाले हैं, तो जिसकी वजह से आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि जो US के इन्फ्लोज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे और बैंकिंग के ऊपर जो एक ओवरहैंग था वो शायद छटता हुआ नजर आए। अगर 35,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है और सोमवार को सस्टेन करता है कुछ समय के बाद, तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ रुक कर ले, नहीं तो यहीं पर 35,300, 35,800 के बीच में आपको घूमता हुआ नजर आना चाहिए। चार्ट कैसे हैं? चार्ट देखिएगा, कैंडल इसकी भी ग्रीन है, अच्छी कैंडल है, नीचे से पूरी की पूरी जो भी सेलिंग थी और 35,400 तक की सेलिंग को उठा के पूरा कंज्यूम कर लिया और इस रीज़न में काफ़ी समय तक जो है ट्रेड किया है। तो देखिएगा जब कभी भी हम इसकी बात करें तो हमें पीछे के डेटा भी देखना चाहिए कि पहले देखिएगा कंसोलिडेशन यहाँ हो रहा था, अब फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से बाजार गिरा, अब क्या इसी एरिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा सप्लाई जोन है तो वहाँ से सप्लाई अभी भी आ रही है। तो हो सकता है कि अगर ये सप्लाई 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी तो फिर ऊपर की तरफ आ सकता है, और अगर ये सप्लाई हैवी हो गई तो फिर देखिएगा 35,200, 35,300 तक बाजार अभी नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है। बट अब काफ़ी अच्छे चांस है कि जिस तरीके से कंसोलिडेशन और इंटरनेशनल न्यूज़ फ्लो आ रहा है तो कुछ अच्छा कर सकता है अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो। कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, SBI, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, ये 8 में से 4 जो कोटक, एक्सिस, बंधन और SBI ये तो थे प्लस में, हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक में जो है सेल को ला रही थी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, लेकिन उसके विपरीत अच्छा काम किया है। HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आज 5% के आसपास की गिरावट आ गई इसमें। HDFC बैंक देखिएगा 1550 के नीचे बंद हो गया, हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें ख़राब हुआ है, तो हालांकि ये भी एक रेंज में भी चलता रहा है, तो हालांकि अभी ऊपर अटेम्प्ट करके आया तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे। इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक, यहाँ पे फेडरल बैंक देखिएगा 80 रुपये से नीचे जो 78 रुपीज़ पे जहाँ पे क्लोज हुआ है ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट भी है, पर फेडरल बैंक के लिए थोड़ा सा चिंता का कारण है कि 80 रुपये के नीचे क्लोज हुआ है। और बंधन बैंक 4% के आसपास चला और उसी तरीके से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 5% गिरा। पुट कॉल रेशियो देखिएगा अभी न्यूट्रल से थोड़ी सी हल्की सी ओवरबोट आप लगा सकते हैं निफ्टी में, लेकिन कोई ऐसा खास नहीं, अभी तो डेटा है ही नहीं, कुल टोटल डेटा बने ही नहीं अभी ज़्यादा, लेकिन फिर भी आज स्टार्टिंग हुई है और दोनों न्यूट्रल हैं पुट कॉल रेशियो से, ऐसा कुछ भी अभी जो है लगाया नहीं जा सकता। वॉल्यूम बेस पर भी आप कैलकुलेट करेंगे
तो वो भी न्यूट्रल है। तो हो सकता है कि ये भी पुट कॉल रेशियो बता रही है कि अभी 1% बाजार चलने की संभावना जो है इंडेक्स के अंदर, और करीबन 1.5% शायद बैंक निफ्टी में भी चलने की गुंजाइश बन सकती है। इसके साथ साथ देखिएगा एफआईज सेलिंग कर रहे हैं भैया, एफआईज जाओ कनाडा प्लेस, एफआईज की कोई नहीं सुन रहा, हमारे डीआईज खरीद रहे हैं ज़्यादा, ठीक है जी। और आज तो डीआईज ने हमारे को ऐसा लग रहा था कि चलो एक्सपायरी ख़त्म हुई है तो अब हल्का सा सांस लेंगे, डीआईज अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, डीआईज के इन्फ्लोज कम हो जाए। बस अब डीआईज ने पहले दिन कहा भैया हमारे को कोई फ्लो कम नहीं हो रहे, क्योंकि हमने आपसे कल चर्चा की थी कि स्मॉल कैप मिड कैप में अगर तेज़ी नहीं रहती है तो जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास फंड की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसके पैसे बनने बंद हो जाएँ, उन्हें पैसा डालना बंद कर देता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे समझदारी दिख रही है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की पैसा डाल रहे हैं और देखिएगा डीआईज उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इंडेक्स के अंदर 415 करोड़ की बाइंग की, तो कोई बहुत बड़ी इम्प्रेसिव फिगर नहीं है, और ना ही इंडेक्स में। तो इसका मतलब है कि आज एफआईज कुल मिलाकर साइड लाइन में बैठे हुए थे। तो ये इस बात से नहीं पता चल रहा कि खाली ये इतना वैल्यू कम है। आप ट्रेड भी देखिएगा, 3000 करोड़ के बाइंग और सेलिंग के डाटा 3000 के फिगर्स में, जो कल 6000 के फिगर में थे, परसों 5 और 6 के बीच में थे, 24 अगस्त को 7 के फिगर में थे, इवन 18 तारीख को 4000 के फिगर में थे। तो ये तो मान सकते हैं चलो थोड़ा एक्सपायरी की वजह से। तो आप ये देखिएगा टोटल वॉल्यूम भी कम थे। तो इसके साथ साथ आप देखिएगा यहाँ पर जो स्टॉक फ्यूचर्स है, तो स्टॉक फ्यूचर्स में जबरदस्त तेजी की है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जी भाई साहब 800 लगा सकता है ये। तो अब ये भी आपको सीधी सी बात बता रहे हैं, देखिएगा ये वॉल्यूम देखिए 22,000 थे, 43 थे बाइंग सेलिंग के 28, 24, और ये देखिएगा कहीं पे आधे से भी कम है, किसी आधे से भी बहुत कम है। तो वॉल्यूम आज बहुत कम था। तो इसका मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंतजार में बैठे हैं, भैया पहले खबर आने दो फेडरल रिजर्व की, उसके बाद पोजीशन बनाएंगे। पुट कॉल रेशियो के बाद अगर हम ओपन इंटरेस्ट में देखें तो ओपन इंटरेस्ट में मेन दारोमदार था 16,700 पे, और आज जो शाम के समय तक 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में बाजार 16,700 के आर पार लड़ाई लड़ता रहा। तो ये एक स्ट्रेंथ दे रहा था, और ये यहाँ पे ऑप्शन के डेटा भी यही बता रहे हैं कि 56,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए पुट के अंदर 16,700 की, और 16,700 में 53,000 कॉल के कॉन्टैक्ट ऐड हुए, और यहाँ पे पुट में टोटल कॉन्टैक्ट 62 है और यहाँ पर 69 है। इसको तो देख के ऐसा लगता है कि 16,700 रोक लेना चाहिए था, पर रुकेगा नहीं है, क्योंकि कॉल देखिएगा कॉल राइटिंग हुई है 16,800 में 45,000 कॉन्टैक्ट, 16,900 में 46,000 कॉन्टैक्ट। वहीं पर पुट में देखिएगा आप 16,600 पे 76,000 कॉन्टैक्ट राइट हुए। इसका मतलब है कि नया बेस जो हम 16,500 की बात करते थे, मैं आपको बोलता था कि 16,500 एक जबरदस्त बेस है, उसके नीचे अगर बाजार चला गया तो नीचे जाएगा काफ़ी। अब वो बेस शिफ्ट होकर 16,600 पर आ गया। ऑप्शन के डेटा तो यही कह रहे हैं कि जब 76,000 कॉन्टैक्ट आपने राइट कर दिए 16,600 पे, जो 16,700 से भी ज़्यादा है जहाँ पर ये भी बाजार है, तो ये बता रहे हैं कि हम इस 16,600 को बेस मान लीजिएगा, इसके नीचे हम बाज़ार को शॉर्ट टर्म में नहीं जाने देंगे। तो ये बुल्स की तरफ से जो है साफ साफ ये फिगर्स आपको बता रही है कि जिस तरीके 16,600 में पुट राइटिंग हुई है। इसके बाद देखेंगे अगर 36,000 के ऊपर, तो अब देखिए 36,000 के ऊपर 28,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, और बाजार जहाँ पे क्लोज हुआ 35,600 की लाइन में वहाँ पे 20,000 कॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, पुट में 22,000 लिखे गए। इसके अलावा 35,500 में पुट में 44,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, कॉल में हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि बुल्स ये मान के चल रहे हैं भाई साहब 35,500 का हमने बेस बना दिया और यहाँ पर हमने पुट राइटिंग कर दिया। तो इसको अगर पूरे डेटा को देखें कुल मिला के तो 35,500 पे जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है, उसी तरीके से निफ्टी में 16,600 पे जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब है भाई साहब बुल्स मान के बैठे हैं कि जी अब हम बाज़ार को इन लेवल्स के नीचे नहीं आने देंगे। तो अगर इन लेवल्स को आप अहम मानिए जो है तेज़ी के सौदे करने के लिए, तो 35,500 बैंक निफ्टी में एक अहम लेवल हो गया, जिसके नीचे शायद जो है एक अगर उसके नीचे अगर काम करता है तो फिर वीकनेस आएगी। 35,500 से ऊपर तेज़ी रहेगी, और अब जिस तरीके से ऑप्शन लिखी गई है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे तेज़ी बना दी गई है दोबारा से। अब वो रियल है या फेक है वो तो देखिएगा बाद में पता लगेगा, बट अभी जो है स्मॉल कैप और मिड कैप भी अगर चलने शुरू हो जाए, आपको मैं एक सीधा सा तरीका बताता हूँ कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी पहले जैसी तेज़ी आ जाए तो इसका मतलब है कि इंडेक्स फिर गिरने वाला नहीं है,
क्योंकि देखिएगा सबसे पहले इंडेक्स की गिरावट में डर किसको है। अगर इंडेक्स में कोई भी गिरावट आएगी तो स्मॉल कैप मिड कैप साफ होंगे। तो अगर स्मॉल कैप और मिड कैप आपको सस्टेनेबल मूव दे रहे हैं, और बेशक से फिर निफ्टी थोड़ी देर नीचे भी माइनस में हो भी आएगा और वहाँ पे सस्टेनेबल मूव सस्टेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सस्टेनेबल मूव हैं बाजार के अंदर स्मॉल और मिड कैप में, अगर वो रुके हुए हैं, वो सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल मूव्स तो चल रहे हैं अब 2-3 दिन से, अगर वो मूव्स जो हैं सस्टेन करते हैं लंबे समय में, तो फिर इसका मतलब है कि बाजार, अगर निफ्टी यहाँ से फिर 200 पॉइंट भी गिरेगा तो वो जो बाजार के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप की जो इंडिकेशंस है मजबूती, वो ये बता रही होती है कि भाई सब बाजार भी नहीं गिरेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप पे ध्यान रखिएगा। अगर उनमें वीकनेस आएगी तभी आप ये मानिएगा कि निफ्टी गिरेगा। अगर वहाँ पर तेज़ी बनी रही तो ये समझ लीजिए कि निफ्टी नीचे तो आएगा लेकिन फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत बढ़िया इंडिकेशन जो है होता है। और यहाँ पर जो है इस पूरी चर्चा के अंदर जो है मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके की लगी। और सबसे ख़ास बात है कि जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर जो आज स्टार्टिंग की है कि ओपनिंग रिमार्क्स जो है थोड़ा सा मैं 2 से 3-4 मिनट जो है बोलने लगा हूँ कि सीधा स्लाइड से स्टार्ट नहीं करता हूँ, बल्कि 3 से 4-5 मिनट जो है ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं वो ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। और थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज भी किया हमने अपनी ही जो है हमारी प्रेजेंटेशन है, तो वो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।